Good afternoon, students. Good afternoon, students. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. चलो बेटा, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे थे? यस और नो? बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम देख रहे थे, यस और नो? चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रूल तो बहुत इजी था। फर्स्ट रूल में कुछ खास बात नहीं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे की जगह क्या जाता है? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन सेम प्लेन। लेकिन हम समझ रहे थे सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ क्या था बेटा? क्या नाम था सेकंड लॉ का? अपने आप में उसका एक नाम भी है। सेकंड लॉ का खुद का भी एक नाम है, जिसे आप क्या बोलते हो? स्नेल्स लॉ। क्या नाम था बेटा सेकंड लॉ का? स्नेल्स लॉ। राइट, उस सेकंड नेम का नाम था स्नेल्स लॉ। उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और पूरा स्नेल लॉ कंप्लीट करेंगे। राइट, देखो बेटा स्नेल लॉ के बारे में समझते हैं। पहली बात तो हमने स्नेल्स लॉ जो पढ़ा था, स्नेल्स लॉ में बेटा क्या पढ़ा था हमने? सेकंड लॉ, स्नेल्स लॉ के नाम से भी इसको जानते हैं। सेकंड लॉ को बेटा स्नेल्स लॉ, उसमें हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास में बेटा जब मीडियम होता है तो वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। सिंपल सा बात है, कुछ ना कुछ एंगल हो लाइट के साथ, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएंगी। और जब वो इंसिडेंट होती है किसी दो मीडियम के बीच में, वो किधर भी हो सकती है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहाँ पर एक एंगल बनाएगी आर। ये मीडियम होंगे, मीडियम 1 और मीडियम 2। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा दो मीडियम होंगे। यस और नो? अच्छा मैं यहाँ पर कुछ लिखने, कौन पढ़ के बताएगा समझ क्या? मैंने लिखा N1 और यहाँ लिखा बेटा N2। क्या मीनिंग है इसमें? अपने आप में मैंने क्या लिखा हुआ है? ये N1 और N2 क्या लिखा हुआ है? N1 मीन्स, N1 कब लिखते हैं? N1 with respect to a vacuum. वेरी गुड, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। ऐसे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 या फिर बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। चलो फिर मैंने आपको यहाँ कुछ सिखाया था कि जो स्नेल्स लॉ होता है बेटा, वो क्या बोलता है कि अगर आप इंसिडेंस एंगल का साइन ले लो, क्या लें? इंसिडेंट एंगल का साइन, और रिफ्लेक्टेड एंगल का भी आप साइन ले लो, और दोनों को जब डिवाइड करते हो बेटा तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। यस और नो? ये हमने पढ़ा था बेटा। जब दोनों को डिवाइड करते हो ना तो एक हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। यहां तक पढ़ा था बेटा? यस और नो? ये पढ़ा था आपने कि अगर हम साइन का, है ना, इंसिडेंस एंगल का साइन लें और रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन लें तो कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। लेकिन सर ये कांस्टेंट वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो यही आगे बढ़कर के हमें बताएगा बेटा ये किसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन में पूरा लिखने जा रहा हूँ इसको, और वो इम्पोर्टेंट है, वो पूरा इम्पोर्टेंट है। ये रूल इतना ही नहीं है। ये रूल क्या है बेटा? ये रूल हमें क्या बताता है कि बेटा जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, वो किसके इक्वल होता है बेटा? वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। लेकिन सर वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? वो कांस्टेंट होता है बेटा N21। मैंने यहाँ N21 लिखा है, स्पेशली ध्यान देना। क्या लिखा हुआ बेटा इसमें? N21। क्या लिखा हुआ है? N21। दो चीजें होती है, N12 होता है और N12 और N21। यहाँ लिखा क्या होगा बेटा? N21। क्या लिखा हुआ है ये? N21।
यही स्पेशल है बेटा, गलती मत करना। क्या लिखा हुआ है, किसके इक्वल होगा बेटा, n2 1 के। सर n12 के नहीं n12 के नहीं होता बेटा, किसके इक्वल होता है, n2 1। और आगे तो पता है ना फिर आपको, n2 1 को क्या लिख सकते हो आप, n2 अपॉन n1, और इसको क्या लिख सकते हो, v1 अपॉन v2। तो इतना होता है ये, ठीक है बेटा। बाकी n21 तो पता है ना आपको, क्या होता है n21, क्या होता है बेटा n21, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका किसके रेस्पेक्ट में होता है बेटा, बता दो एक बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बोलो बेटा। अरे यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 की 2, मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। फिर बोल रहा हूं बेटा, यहां पर क्या ध्यान देना है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो इक्वल होता है बेटा, वो किसके इक्वल होता है, n21 की होता है। ये स्पेशल ध्यान दे लेना यहाँ पर, चाहे तो ये कुछ हाईलाइट कर लेना, ये 21 लिखा हुआ है, 1 2 नहीं लिखा है। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर समझते हैं कहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है, कहाँ पर नहीं होता है। तो हमारे पास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये तो हमारा स्नेल्स लॉ है, लेकिन ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं वो आज समझने वाले हैं, राइट। तो पहले हम डालेंगे कुछ नोट्स, ये एप्लीकेबल कहाँ पर होता है उसके बारे में। तो इसके बारे में कुछ नोट डालोगे, नोट करके कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। हाँ, ये तो मैं फर्स्ट वाला है ना, जो आपको पहले से लिखा हुआ है ना, नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। स्नेल्स लॉ, फर्स्ट स्नेल्स लॉ इज, स्नेल्स लॉ इज, ठीक है। यही लिख दूं कि हटा दो बेटा उसको। डायग्राम तो बना लिया होगा ना। Yes, sir. यस सर। डायग्राम तो सबमिट हो गया होगा, लिखो लिखो लिखो। चलो बढ़ते आगे। स्नेल्स लॉ इज applicable, Snell's law is applicable for, इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना, 0 से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के बेटा आई का वैल्यू होना चाहिए 90। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना बेटा, यहाँ मैंने इक्वल नहीं लिखा है ना, दो क्या क्या साइन होता है बेटा, एक साइन ऐसे भी होता है ग्रेटर देन इक्वल, ये नहीं लिखा हमने, क्या लिखा है फिर बेटा, ग्रेटर देन, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। सर ऐसा क्यों, तो इसका रीजन आप नेक्स्ट क्लास में मुझे सर के बताओगे, ठीक है। आपका होमवर्क यही है कि स्नेल्स लॉ लेकर के 90 किसका रहा है, म्यूट करो अपने को। हेलो बेटा म्यूट करो। चलो फिर भी आ रहा है, तो ये आप सर्च करके बताओगे कि स्नेल्स लॉ 0 से 90 तक ही एप्लीकेबल क्यों होता है। स्नेल्स लॉ 0 से लेकर के 90 तक एप्लीकेबल होता है। फिर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लिखा हुआ है, ना तो ये इक्वल लिखा हुआ है ना इक्वल लिखा हुआ है। ये आपको पता लगेगा बेटा कब, जब आप मैथ में साइन थीटा और कोस का पढ़ चुके होंगे, तब जाकर के पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है।
ठीक है, कब पता लगेगा? जब साइन थीटा और कोस आप पढ़ चुके होंगे। चलो उससे पहले हम कुछ और बात करते हैं। दूसरी बात बता, स्नेल्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है, क्या ध्यान रखना होता है? स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्नेल्स लॉ सेकंड, जो आपको बेटा बुक में शायद ना मिले, देख लो इधर। स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सेम कलर ऑफ लाइट, सेम कलर ऑफ लाइट। अगर बेटा सेम कलर मीन्स वेवलेंथ सेम होना चाहिए। हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर में कि सर वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करता है कलर, है ना? तो लो बस, है ना, जब आप 11th पर चैप्टर पढ़ लोगे ना तब पता लग जाएगा इसका कि स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सेम कलर ऑफ लाइट एंड सेम टाइप ऑफ पेयर ऑफ मीडियम। क्या मीनिंग हुआ कि जो लाइट आप इंसिडेंट करवाओगे बेटा, वो लाइट का कलर सेम होना चाहिए और जो आप मीडियम लोगे वो भी सेम होना चाहिए। चलो इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं बेटा। ये सेम क्यों होना चाहिए सर? मान लेते सेम होगा, वो हमने माना आपकी, लेकिन क्यों होना चाहिए? तो बेटा करवाना है अपने बेटा कहाँ करवाना है। हाँ, हेवी नो करता जाજો, हम पेट में हेवी नो लागू जो हरकुल। राइट। अब देखो बेटा, इसमें स्नेल्स लॉ सेम के लिए एप्लीकेबल क्यों होगा सर? लाइट में क्या डिपेंड करेगा, लाइट में क्यों डिपेंड करेगा ये? तो अभी मैंने आपको लिखा है बेटा साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है? अभी हमने लिखा बेटा साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है? n2 अपॉन n1। अगर बेटा आप मीडियम ही चेंज कर दोगे, यहाँ n1 और n2, अगर ये दोनों मीडियम के नाम चेंज हो जाएंगे तो क्या ये चेंज होगा कि नहीं? पहले मुझे बताओ। अगर बेटा ये दो मीडियम लूंगा मैं, अगर चेंज कर दिया तो ये वैल्यू चेंज हो गई, फिर काहे का कांस्टेंट ही नहीं रहेगा ना। तो मीडियम का तो सर समझ में आ गया कि सर मीडियम सेम रखेंगे तभी तो सर n1 n2 सेम रहेंगे, मतलब जो भी n1 रहेगा वो n1, जो भी n2 रहेगा वो n2, तभी तो सर इसका डिवाइड करेंगे वो सेम आएगा। ये समझ में आता है कि मीडियम सेम होना चाहिए, लेकिन ये कैसे समझ में आता है कि कलर भी सेम होना चाहिए? यहां तक तो समझ में आता है कि हमारे पास जो मीडियम है वो सेम होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन लाइट के कलर, तो बेटा ये जो मीडियम का हम लेते हैं क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो ध्यान रखना वो सिर्फ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, वो और भी बात पे डिपेंड करता है बेटा। वो किस पे डिपेंड करता है? वेव पर, वेव लेंथ ऑफ लाइट मीन्स कलर पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर एक्चुअल बात बताएं, अगर आपने पढ़ी थी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का नहीं होता है। अगर एक्चुअल बात बताएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अच्छे से बताएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा याद रखना, अगर रह जाए तो याद, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है सीधा सीधा। ये मीडियम से मतलब नहीं रखता है, लेकिन क्या होता है कि जब वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा होता किसका है? वेलोसिटी ऑफ लाइट का होता है, उससे रिलेटेड टर्म्स होती है ये। लेकिन हमें पता है कि बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड कर जाती है सर, किसी मीडियम में स्लो हो जाती तो किसी में फास्ट, इसलिए डिफरेंट मीडियम के लिए फिर वो मीडियम पे डिपेंड कर जाता है, लेकिन एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये माइंड में ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट पर किस पे डिपेंड करती है? तो बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम पर भी डिपेंड करती है, तो ये भी मीडियम पे डिपेंड करेगा। डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगा। फिर आप आगे पढ़ोगे बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट वेवलेंथ पर मीन्स कलर पे भी डिपेंड करती है। सारे कलर बेटा सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करते हैं, सारे के सारे कलर बेटा सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो होता है ना वो मीडियम पर डिपेंड करने के साथ साथ कलर पे भी डिपेंड करता है।
तो इसी रीजन से हमें बेटा जो कलर है ना वो भी क्या रखना पड़ता है बेटा, सेम रखना पड़ता है। तो ध्यान रखना जब भी हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहला इसका कलर सेम होना चाहिए लाइट का, दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, हमारे पास जो मीडियम है उसका पेयर भी सेम होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलो यस, अदरवाइज रिपीट करूँ। समझ में आ गया बेटा ये वाला? यस सर। क्यों सेम? यस सर। तो मैं एग्जाम्पल को समझाने के लिए लिखूंगा इसमें कुछ, चलो जल्दी जल्दी से नोट कर लेना। कुछ एग्जाम्पल है जो काम के तो नहीं है लेकिन आपको इसका फील करवा देंगे कि कहाँ पर एप्लीकेबल होगा और कहाँ पर नहीं। या तो आपको यही रखना है बेटा कि कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। एक तो आई 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू ही 90 होना चाहिए। दूसरा सेम कलर होना चाहिए, सेम पेयर ऑफ मीडिया होना चाहिए। उसी को समझाने के लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। आपको सिर्फ ये बताना है कि एप्लीकेबल होगा कि नहीं। एयर वाटर लिया लेकिन ब्लू कलर का और रेड कलर का लाइट लिया, ओके। दो मीडियम लिया बेटा, दोनों में मीडियम सेम है, एयर है, नीचे वाटर है, यहाँ भी बेटा एयर है और ये भी वाटर है, ठीक है। एयर वाटर और एयर वाटर ले रहा हूँ। यहाँ पर लाइट आई लेकिन ये आ रही है बेटा ब्लू कलर की, ब्लू कलर की मैंने लाइट आ रही, कुछ I1 एंगल बनाएगी नो डाउट। वाटर है तो थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगा और कुछ न कुछ R2 एंगल, R1 एंगल बनाएगी। यहाँ पर बेटा कुछ हमने लाइट लिया जो बना रही है बेटा I2 एंगल, और यहाँ पर भी मैंने लाइट लिया बेटा जो R2 एंगल बना रही है। लेकिन ये कलर लाइट का है, रेड कलर की लाइट है, रेड लाइट है। एक है बेटा ब्लू लाइट, एक है बेटा रेड लाइट। क्या यहाँ पर स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल हो सकता है क्या? बोलो। नो क्यों नहीं होगा? यहाँ पर क्या चेंज है बेटा? सर, ब्लू और रेड लाइट अलग अलग वेवलेंथ हो सकती है तो लाइट। हाँ है ना। तो बेटा आप जब आप निकालोगे ना, आपके फ्रेंड से बोलोगे कि आप ये वाला निकालो, मैं वो वाला निकालता हूँ, तो जब दोनों एक वैल्यू निकालोगे, क्या निकालोगे? आपने निकाला सर साइन I1 अपॉन साइन R2, आप निकाल के रखोगे। आपका फ्रेंड उधर निकाल के रखेगा बेटा साइन I2 अपॉन R2 निकाल के रखेगा। कौन बताएगा ये इक्वल आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ये नॉट इक्वल आएगा, राइट। ये क्या आने वाला है? नॉट इक्वल आने वाला है। क्यों आएगा? इन अबव केस कलर ऑफ लाइट इज डिफरेंट, कलर्स ऑफ लाइट आर डिफरेंट, so Snell's law is not applicable. Snell's law does not applicable. समझ में आया? अगर कलर चेंज हो गया तो फिर सेम नहीं आएगा। इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालोगे बेटा तो कुछ नया नया रेशियो आएगा दोनों का, राइट। चलो नोट करो जल्दी जल्दी, इसको जल्दी जल्दी नोट करना है। सेकेंड केस, यहाँ ब्लू ले लेता हूँ, लाइट ब्लू कर देता हूँ, लेकिन ये मीडियम चेंज कर लेता हूँ, ये ग्लास कर दिया। अब मीडियम ही चेंज हो गया तो वहाँ पर जो N1 N2 का रेशियो वो चेंज हो जाएगा, इसलिए सेम नहीं आएगा। तो ये ब्लू कलर, तो ये भी बेटा ब्लू कलर। अब कलर लाइट का सेम है लेकिन क्या चेंज हो गया? अब मीडियम का पेयर चेंज कर दिया, एयर ग्लास, एयर वाटर, तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर I1 लिखना बेटा, R1, ठीक है। इन अबव केस कलर ऑफ लाइट, तो यहाँ पर क्या आएगा? मीडियम। इन अबव केस मीडियम आर डिफरेंट, सो स्नेल्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल। इसमें क्या हुआ? मीडियम चेंज हो गया। और समझ में आ रहा है ना क्या चेंज हो रहा है उसमें? N1 N2 चेंज हो रहा है। जब N2 N1 ही चेंज हो जाएगा तो जो हमारा रेशियो आता है N2 अपॉन N1 वो चेंज हो जाएगा। जब वही चेंज होगा तो कहाँ का कांस्टेंट रहेगा? फिर कांस्टेंट रहेगा नहीं, इसमें स्लो एप्लीकेबल भी नहीं होगा।
तो बेटा जितनी छोटी छोटी बातें बताता हूँ उसको ध्यान में रखना माइंड में, ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये बातें आपको बेटा कहीं भी बुक में एक्सप्लेन की हुई नहीं मिलेगी। फिर बता रहा हूँ, जो चीज मैं बताता हूँ छोटी छोटी चीजें जहां पर कि यहाँ पर क्यों नहीं होगा, वो आपको ना तो एनसीईआरटी बुक में मिलेगा ना कोई दूसरी बुक में आपका उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान भी रखा करो कि ऐसा क्यों होता है। बाकी वो तो आपको कल करके आना है कि आई 0 से 90 क्यों होता है, वो तो मैंने आपको छोड़ दिया। चलो, अगर यहाँ पर बेटा मीडियम सेम होता तो ग्लास ग्लास होता दोनों जगह, तो कलर भी सेम होता और मीडियम भी सेम होता, तो क्या एप्लीकेबल होता? बोलो। यस सर होता है। अब एप्लीकेबल हो जाएगा ना, अब एप्लीकेबल हो जाए तो नीचे लाइन हटा लो, जल्दी से लिख ले, समझ में आ चुका होगा। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो लिखते हैं, रैंडमली कोई क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल पेन का यूज करते हुए डायग्राम बनाना बेटा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा फिर आपको वहां पर एंगल में कौन सी रेखा क्या पूछना है सर ने ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ किस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है बेटा कभी कभी, फाइंड द वैल्यू थीटा, थीटा के एंगल फाइंड करवा रहा है तो मुझे क्या गिवन है वो देखो इसमें। लेकिन अभी आप कर नहीं पाओगे, साइन थीटा कोस का नहीं पढ़ा ना अभी आपने, लेकिन करवा देता हूँ, बाद में समझ लेना ना, नहीं तो फिर छूट जाएगा तो फिर मजे नहीं आएंगे। साइन थीटा कोस आपने नहीं पढ़ा, चलो लेकिन करते तो इसको। मेरे पास बेटा एक मीडियम में एयर और यहाँ पर बेटा वाटर, ठीक है, एयर और वाटर मीन्स आप किसी वाटर में लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो। सिंपल सा ना, ये सा एग्जांपल है बेटा कि आपको मैंने बोला है कि एक वाटर टैंक है, उसमें लाइट फॉल करवानी है, कर सकते हो ना टॉर्च। अगर मैं आपको वो दूं लेजर लाइट, यस और नो, लेजर लाइट से आप क्या कर रहे हो बेटा, एक वाटर टैंक में लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, यस और नो। क्वेश्चन क्या है समझ में आता है? यस सर। है ना, तो एक वाटर टैंक है जिसमें आपको क्या करना है, एक लेजर को लेजर लाइट से आप रे इंसिडेंट करवा रहे हो। चलो, तो हम अलग अलग एंगल पर करवा सकते हैं। टॉर्च को हम अगर ज्यादा ऐसे कर पाएंगे तो कम एंगल पर, अगर ऐसे रखेंगे तो ज्यादा एंगल पर। तो आपने दो कंडीशन की बेटा, एक कंडीशन में आपने क्या किया, आपकी लाइट इंसिडेंट करवाई ऐसे, जो कि कितने पर आ रही है बेटा, 60 डिग्री पर आपने करवाई बेटा फर्स्ट कंडीशन 60 डिग्री पर। तो लाइट अंदर जाएगी और किसी एंगल पर बेंड होगी, लेकिन वो 60 से कम होगा। मान लेते कुछ भी, मैं रेंडमली मान रहा हूं, आप चाहे तो इसका आंसर भी निकाल सकते हो, कैसे, वाटर का ये डाल करके एयर का डाल करके, लेकिन मेरा यहाँ पर्पज सिर्फ आपको समझाना है ये राइट आंसर होगा कि नहीं एंगल, वो कैसे चेक करना पड़ता है पता बेटा। यहाँ पर एयर का N1 आपको पता है, वाटर का पता है, उसको पुट करके आंसर निकालोगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर एंगल सपोज करो बेटा 30 डिग्री, कितना बना बेटा 30 डिग्री। मैंने क्या किया, एक लाइट लेजर लाइट डाला और कितने एंगल पर डाल रहा हूं बेटा 60 पर, तो आर कितना बना रही है 30। अब अलग पेन से बनाना, अब उस लाइट को मैंने क्या किया बेटा, थोड़ा सा बेंड कर दिया। तो अब मैं वही लाइट बेटा, सेम कलर का लाइट, कलर सेम है, ध्यान देना बेटा कलर सेम है,
और मैं अब डाल रहा हूं 45 डिग्री पर। तो आपसे क्या पूछा गया कि जो नया एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने एक लाइट फोल किया बेटा, वो किया 60 पर। आपने लाइट फोल कितने पर किया? 60 डिग्री पर। कितने पर किया बेटा? 60 पर। उसके रेस्पेक्ट में कोई ना कोई एंगल मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा ना। कितना मिला? 30। फिर अब उसी लाइट को, लाइट वाइट कुछ चेंज नहीं की, मीडियम भी चेंज नहीं किया, उसी लाइट को मैंने पहले ऐसे डाल रहा था, अब थोड़ा सा उसको ऐसे करके डाल रहा हूं, एंगल कम करके, मीन्स 45 पर। तो ये पूछ रहा है कि थीटा है वो कितना बनेगा? बेटा एंगल सेम है, सॉरी कलर सेम है, यस और नो? सेम लाइट है, कलर सेम होंगे बेटा, यस और नो बेटा? कलर सेम है, बोलो। लाइट के कलर भी सेम, मीडियम पेयर भी सेम है। तो मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं। देखो पहले वाले में स्नेल्स लॉ लगाया, मीन्स साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल होना चाहिए बेटा साइन I2 अपॉन साइन R2 के। I1 का वैल्यू I1 60 साइन 60 अपॉन बेटा साइन 30 डिग्री। I1 का, I2 का वैल्यू बेटा साइन 45 डिग्री, और हमें निकालना है साइन R2 जो कि नहीं पता है। तो R2 की जगह से दे रखा है डायग्राम में कि थीटा है, इसको थीटा बोलते हैं, एंगल को थीटा बोलेगा, थीटा, और ये थीटा आपको निकालना है। तो मैं एक टेबल बनवा रहा हूं जो आप मैथ में जाकर पढ़ोगे, ठीक है? थोड़ा सा मैथ नहीं पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा मैथ नहीं पढ़ा देता हूँ ना। साइन 0 की बेटा वैल्यू होती है 0, ठीक है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2। साइन 45 की डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, और साइन 90 होता है बेटा 1। और भी हो सकता है साइन 120, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ तक होगा 10th वालों के, ठीक है? तो मैथ भी पढ़ा हमने, ये मैथ से, ठीक है? मैथ में पढ़ोगे, मैथ भी पढ़ा दी मैंने, ठीक है? साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब ये वैल्यू मुझे पुट करनी है यहां पर। साइन 60 कितना है बेटा? साइन 60 √3/2 बेटा, साइन 60 क्या है? √3/2। साइन 30 1/2 सर, ओके। साइन 45 सर 1/√2, नीचे तो साइन थीटा, इसको नोट करो या फिर मैं यही लिखवा देता हूं। देखो बेटा √2/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से बचेगा बेटा √3, इस साइड बचा √3, और इधर बचा 1/√2 और साइन थीटा c। यहां तक नोट करो, फिर आगे थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, या फिर करवा दूं यहाँ पर। यहाँ देखना बेटा, इसको यहाँ से देखना। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा को तो इधर फेंक रहा हूँ, और इस √2 को √6 के नीचे फेंक रहा हूँ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप समझ में आनी चाहिए आपको, मैथमेटिक्स के 10 के स्टूडेंट हो, इतना तो आना ही चाहिए। √2 इंटू √3 हो जाएगा, मीन साइन थीटा c का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है बेटा √1/√6 के इक्वल। कितना आ रहा है? 1/√6। कितना एंगल आया सर? ऐसा तो पढ़ा ही नहीं हमने, 1/2 ये तो है नहीं, ये वाला एंगल नहीं है। तो जब हमें एंगल नहीं पता होता है ना, तो मैं तरीका दिखा रहा हूँ जो आप 11th में पढ़ोगे, उसको आप कैसे लिखते हो जब आपको नहीं पता होता है। तो इसको बेटा हम क्या लिखते हैं, इस थीटा को थीटा रखने देना, यहाँ पर इस थीटा सी को थीटा सी, और इस साइन को उधर उठाकर फेंक देते हैं हम, इसको बोलते हैं बेटा इनवर्स, साइन इनवर्स। और ये जो लिखा है ना, इसको इसके अंदर रख देते हैं। ये आपका आंसर लिखने का तरीका होता है, साइन इनवर्स 1/√2, जो आप 11th की जो मैथ पढ़ोगे ना वहां पढ़ोगे, ठीक है?
बेटा समझ में आया कि नहीं, किस तरीके से क्वेश्चन करना है? मेरा पर्पज सिर्फ क्वेश्चन समझाने का था। अगर आपको साइन थीटा वगैरह कुछ दे रखा है तो आप इसमें वैल्यू पुट कर करके निकाल सकते हो। और किस तरीके से क्वेश्चन आते बेटा? और क्या देगा? हो सकता है बेटा इसका n1 दे दे, n2 दे दे और I एंगल दे दे, उस पर भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलो ये नोट करो जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके ऊपर। बाकी तो कॉमन सेंस से हजारों क्वेश्चन बन सकते बेटा। वो टेबल साथ में बना लेना, क्योंकि आपको ले जाकर के वो टेबल याद करनी पड़ेगी। साइन थीटा की याद करनी पड़ेगी, फिर आएगा कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेटा 1, इसका उल्टा होता है कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ पर 1 होता है बेटा, फिर अपन √3/2, फिर यहाँ पर होता है बेटा 1/√3, फिर यहाँ 1/2 होता है, यहाँ पर 0 जाता है कोस थीटा। टेन थीटा कुछ नहीं है, इन दोनों का डिवाइड करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपको पूरी टेबल याद हो जाती है। 2 सेकंड का काम है टेबल याद करना, एक याद करना, बाकी सब कुछ याद हो जाता है। ये टेबल याद हो जाएगी ना, पूरा आपको सब कुछ याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट डायग्राम ऐसे दे रखा था। नेक्स्ट डायग्राम में क्या क्यों था? वही आपको एंगल थीटा फाइंड करना है, लेकिन उसने क्या बोला आपसे? उसने ऐसे बोल रखा आपसे कि यहाँ पर बेटा उसने दिया वोटर, यहाँ पर वोटर है। वोटर का NW कितना होता है बेटा? आपने पढ़ा था ना, NW 4/3 होता है। ये सुनो 4/3 होता है ना, 1.33 पढ़ा दिया, फिर भी कर याद नहीं है। और मैं एक लाइट डाल रहा हूँ बेटा, जिसका कितना एंगल लूँ, कुछ भी ले लो तो पता नहीं आंसर क्या आएगा। रैंडमली तो क्वेश्चन कर रहे हैं, समझने के पर्पज से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। चलो और कुछ ले लेते हैं, 45 नहीं 60 ले लो यार, कुछ भी ले लो, समझ में आना चाहिए। यहाँ पर बेटा गिलास है, तो गिलास का कितना होता है बेटा? NG कितना होता है? कौन बताएगा आप में से? NG कितना होता है बेटा? NG होता है 3/2, 1.5। यस और नो? ये दे रखा है और आपसे पूछ लिया बेटा ये कितने एंगल बनाएगी, यहाँ पर ये एंगल कितना बनाएगी, ये वाला एंगल कितना बनेगा? थीटा सी पूछ लिया। और फिर से सेम क्वेश्चन, थीटा सी नहीं, थीटा बस। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। वापस से करो बेटा, कैसे करोगे? सबको करना है, करो इसको सोल्व। इस बार कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सोल्व करो, सबको टाइम दे रहा हूं। उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे और उसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं होगा, वो आपको ही पढ़नी है। आपको बताना है सर ऐसा होगा, फिर सर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, सब कुछ। चलो 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 चलो, कहाँ तक कर पाए हो? स्नेल्स लॉ लगा दो सीधा सीधा। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई होता है सर, अपॉन क्या होता है? साइन आर होता है। लेकिन सर हमें यह भी पता है सर कि ये किसके इक्वल होता है? n/1 के इक्वल होता है सर। n/1 मीन्स सर n2/n1। इस बार 2 वाला मीडियम कौन सा है बेटा? यहाँ पर देख के बताओ 2 मीडियम कौन सा है? ग्लास है या वाटर है? ग्लास। अरे बेटा फर्स्ट ये सेकेंड मीडियम ये वाला ग्लास। तो साइन आई मीन सर साइन 60 डिग्री अपॉन सर साइन आर इक्वल टू सर n2 मीन सर n ग्लास मीडियम और सर n1 मीन सर n1 मीन्स वाटर सर, वाटर का देना है सर। n2 मीन्स प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई सर 4/3 सर ओके बेटा। चलो चलो है ना? यस बेटा, अब आगे होगी ना? अब आगे होगी साइन 60 √3/2। साइन 60 मीन्स √3/2। नीचे मुझे लिखना है साइन आर। इधर इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये होता है 3/2 और ये हो जाएगा 4 × सर 9/8 सर
वैल्यू बड़ी अजीब आ रही। अरे हमें क्या करना है, वैल्यू कैसे दिया है, हमें कुछ मतलब नहीं है ना वैल्यू से, हमें तो बस सोल्व करना है, जो आएगा वो आ जाएगा। इसको मैं से लिख लूँ 9/8 साइन आर को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से फिर साइन आर निकाल लेता हूँ, तो साइन आर हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा इधर 8 इधर ये, तो 8√3 डिवाइडेड बाई 18। सर बहुत खराब वैल्यू। अरे हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू से हमें क्या मतलब है, हमें तो इन्वर्स के यहाँ पर लिख देना है जो भी आ जाए। 8 को चाहे काटना चाहे तो काट सकते हो, ये 9 से हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा, तो 4√3 डिवाइडेड बाई 9, कितना एंगल बनेगा। ठीक है, तो समझ में आया बेटा, हमने सब पीएचडी कर चुके हैं। अगर कोई हमें एक एंगल दे दे और मीडियम बता दे कि मीडियम कौन से में, तो हम बता सकते हैं कि कौन से एंगल पर लाइट जाएगी, यस और नो बता सकते हो ना। मीन्स अगर आपको 2 मीडियम देता हूं और ये बताता हूं बेटा कौन से पर मैं लाइट डाल रहा हूं, तो मैं दिखा सकता हूं वो कौन से पर एंगल पर जाएगी। या फिर अगर ये वाला दे दे और ये पूछ ले, तब भी बता सकता हूं कि मैं कितने एंगल पर लाइट फॉल करवाऊंगा, तब मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बनेगा। अगर कोई बता दे कि कौन कौन से मीडियम के साथ हमें खेलना है, तो हम कर सकते हैं ना, यस और नो। कितना यूजफुल है हमारे लिए स्नेल्स लॉ, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। लेकिन अब जो पढ़ाने वाला हूं उसको ध्यान से देख लो। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको बताना है और रिप्लाई करते रहना बेटा। अच्छा, सबको एक पीडीएफ मिली होगी बेटा, एक पीडीएफ मिला सबको? ग्रुप पे मैंने एक पीडीएफ सेंड किया रिफ्लेक्शन एंगल का, ठीक है, दूसरा गया, एक पीडीएफ बना करके सेंड कर दिया। उसमें आपको क्या हेल्प मिलेगी, जिन स्टूडेंट्स ने कभी कोई क्लास नहीं ली है बेटा, तो वहां से वो नोट्स नोट कर सकता है। तो मैंने पीडीएफ बनाई है तो मेरे पीडीएफ है, ठीक है, तो लगभग सेम ही नोट्स में मिलेंगे काफी हद तक। पूरे सेम तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है बेटा उसमें सेम मिल जाएंगे। लगभग 80% सिलेबस इसमें आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहां से भी क्वेश्चन उठ कर आता है सीधा, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब अभी तक हमने बस रिफ्लेक्शन की छोटी मोटी बातें की थी, अब रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, अब रिफ्लेक्शन करेंगे। अभी तक हमने रूल्स देखे कि रिफ्लेक्शन क्या क्या करता है, उसके क्या क्या रूल होते हैं, रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे। अब हम रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे ग्लास पर, ग्लास स्लैब पर करेंगे, ये सुनो, लेंस पर रिफ्लेक्शन करवा कर देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले आता बेटा रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू a rectangular glass slab। सर ये क्या होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब? तो बेटा कुछ नहीं, यहाँ पर एक ऐसा स्लैब है जो मैं एक बार बना रहा हूँ, चाहे तो आप रफ डायग्राम साथ में इधर बना लेना समझने के लिए। ये जो स्लैब आपको मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, ये ऐसी कोई स्लैब है, ऐसा कोई कांच का स्लैब बेटा, जो आप पीडीएफ में देख सकते हो। थोड़ा सा वहां से आपको समझ में आ जाएगा। सर हम किसके बारे में बात कर रहे थे? अरे यार बोलो अभी किस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डायग्राम सीखने पड़ेंगे क्या? फिजिक्स वाले को भी डायग्राम सीखने पड़ेंगे। चलो ग्लास स्लैब नहीं बना, बनाते बनाएंगे तो सही ना, कैसे नहीं बनेगा। ऐसा कोई ग्लास स्लैब बेटा, राइट? जैसे आपने विंडो पर देखा है, एक मोटा मोटा सा कांच लगा होता है विंडो वगैरह में, वो स्लैब ही तो होती है, उसका कुछ ना कुछ थिकनेस से स्लैब है ना। तो बेटा क्या होता है, यहाँ पर आप लाइट फॉल करोगे तो लाइट इस कांच के अंदर ट्रेवल करेगी कि नहीं, इस ग्लास के अंदर ट्रेवल करेगी, फिर बाहर निकलेगी,
ये हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आया क्या पढ़ने वाले बेटा? आपको एक मोटा सा कांच गिवन होगा, ठीक है। सपोज ये हमारा कांच है, सपोज करो बेटा ये स्लेब है ना? अगर हम बात करें तो ये स्लेब है, राइट। इसका कुछ नहीं थिकनेस है। अब लाइट कहाँ डाल रहा हूँ बेटा? ये जो है ना इसका ये वाला पोर्शन, यहाँ लाइट डाल रहा हूँ, यहाँ पर इसके अंदर। तो इसके अंदर लाइट ट्रेवल करेगी नहीं बेटा? इसके अंदर लाइट ट्रेवल करेगी इस कांच के अंदर, इस ग्लास के अंदर, ये सुनो, फिर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना? और ये बड़ा सिंपल भी है और आपको आता भी है। इसमें देखना मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद रिप्लाई करोगे। ये मेरी ग्लास स्लेब है, ये मेरा एक ग्लास स्लेब है, शेप है इसका रेक्टेंगुलर। बेटा कोई लेफ्ट मत होना, फिर बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अच्छा ही बनाए यार, कम से कम बराबर तो दिखना चाहिए ना हमारे ग्लास स्लेब। ये लो ग्लास स्लेब। अच्छा ये किसका बना हुआ है? ग्लास है, ये सुनो। और बाहर क्या है बेटा? बाहर तो एयर होता है ना, बाहर तो एयर ही है, ठीक है। समझना ध्यान से, क्योंकि बेटा हजारों क्वेश्चन बनते हैं किसी भी चीज से, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से समझना। लाइट किधर बेंड होगी क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी घुमा दूंगा बेटा तो पूरा ही आंसर अलग हो जाएगा। इसलिए चीजों को समझा करो कि एयर है उससे ग्लास में जा रहे हैं, तो सोचा करो अगर एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम होता, जैसे डायमंड होता बाहर और अंदर ग्लास होता तो क्या होता? तो सर वहां जो बेंड होता है ना वो अलग अलग होता। पहले इसको समझते हैं फिर बताऊंगा बेटा। तो एक एक पॉइंट को ध्यान समझना बेटा। यहां पर अगर मैं लाइट फॉल करता हूं, यहां पर मैंने लाइट फॉल किया बेटा, मुझे बताओ ये जो लाइट है बेटा, ये जो हमारे पास लाइट है, अगर यहाँ मीडियम चेंज नहीं होता, सेम मीडियम में ट्रेवल करती, तो बेटा ये सीधा ट्रेवल करती कि नहीं बेटा? ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती बेटा? यस और नो? यस सर, यस सर। इसका ये होता, इसका पाथ ऐसा कुछ होता, अगर मीडियम बीच में नहीं आता तो ये सीधा निकल जाती। लेकिन सर आ गया कांच, ग्लास, इसने तो खेल बिगाड़ दिया हमारा। तो यहाँ कुछ एंगल है, इसका नाम भी दे देता हूँ, कुछ ABCD इसका नाम रख लेते। क्या दें? बुक में कुछ दे रखा है क्या? अपने अकॉर्डिंग दे दूं क्या? कुछ भी ABCD दे देते हैं ना, समझना ही तो है। चलो इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं AB, स्लेब का नाम है AB। चलो अब कौन बताएगा ये लाइट किधर बेंड होनी चाहिए? यहाँ पर ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ साथ में I1 है ना? इसका कुछ न कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ले लेता हूँ और ये लेता हूँ ग्लास का N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NG ग्लास। टुवर्ड्स नॉर्मल, यस और नो बेटा? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। क्यों नहीं होगी सर? होना ही पड़ेगा सर। क्यों होगी टुवर्ड्स नॉर्मल? क्यों होगी यहाँ पर टुवर्ड्स नॉर्मल बेटा? इसके नाम वही देता हूँ जो मैंने लिखे हुए था। क्योंकि रेयर से डेंसर आ रही है इसलिए। क्योंकि रेयर टू डेंसर आ रही है। अब वापस क्या होगा बेटा? वापस क्या होगा? अब कहाँ जा रही है? अब कहाँ निकलने का? डेंसर टू रेयर। तो वापस बेटा क्या चाहेगी? ये तो इधर आनी चाहिए, इधर नहीं आएगी। अब थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अरे बाबा लाइन तो सीधी खींचो, ऐसे में क्या जल्दी है? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट दिख तो रहा है, थोड़ा सा अवे किया मैंने, है ना? yes, ये देखो अगर ऐसा यहाँ भी कुछ न कुछ एंगल बनाएंगी। क्या नाम दे इसको? I2 दे रखा है, I2 और R2 दे देते हैं ना, I2 और R2, इसको R2, इसको बेटा E भी बोलते हैं, E। अच्छा यहाँ तक मैंने समझा है, आपको पता था बेटा? यहाँ पर कुछ मैंने बताया, सब पता है आपको? आपको पता है ना, है कि नहीं? सर इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर निकाल दिया। यही ग्लास स्लेब और कुछ नहीं है। अब तो सिर्फ इसके नाम सीखने, इसको क्या बोलें, इसको क्या बोलें और इसको क्या बोलें, यही आपको देखना है। एक बार ध्यान से 30 सेकंड दे रहा हूं, सोचो क्या ये हमें पता है कि नहीं सब कुछ? लाइट किधर जाना चाहिए था, किधर बेंड होना चाहिए था, एक बार सोच लो। इतने में इसके नाम चेक कर लेता हूं। N1 N है ना, इसको नाम दे देते हैं N और N डैश। बेटा एक बार देख लो, फिर बोल रहा हूं, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
एम एम डैश, इसको नाम दे रहा हूँ बेटा एम एम डैश। चलो बाकी हम देख लेंगे बेटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक बार देख लो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ई एफ जी एच ई ओ ओ डैश, इसको नाम दिया बेटा, इस वाले पॉइंट को ओ, इसको नाम दिया मैंने ओ डैश। ई और एफ कहाँ दिया फिर? चलो इसको नाम दिया बेटा, ये लाइन जा रही ना पी। ओके ओके ओके। और इसको क्या नाम दे रखा हमने? हमने क्या नाम दे रखा है? एच। ओके बेटा, सिर्फ नाम डाला है, या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये आप कुछ भी डाल दो, ओ की जगह एम यहाँ लिख दो, पी लिख दो, क्यू लिख दो, आर लिख दो, एस लिख दो, नाम डालें। अब बेटा क्या हुआ, ध्यान समझो क्या हुआ। एक लाइट ऐसे आ रही थी, राइट? लाइट ऐसे आ रही थी बेटा, सीधे जाना था, लेकिन उसके पास में क्या गया, ग्लास बेंट हुआ, वापस से सेम बेंट होगा। सेम जितना बेंट बेटा यहां पर हुआ था, वापस से वापस बेंट होगा कि नहीं? अरे बेटा ये लाइट इधर जा रही थी, ग्लास आया, इधर बेंट हुआ, आगे गया, वापस से ग्लास पे उल्टा आ गया ना। पहले एयर टू ग्लास, अब ग्लास टू एयर, जस्ट अपोजिट है, तो वापस उतने एंगल पर बेंड हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यस और नो? यस सर। समझो दस बेटा, है ना? देखो यहां पर क्या बेटा, यहां सर ग्लास टू एयर टू ग्लास है, तो अब क्या है, या ग्लास टू एयर है। यस और नो? ये तो क्या है बेटा, ग्लास है, और ये बाहर क्या है, एयर है। तो जितना टूवर्ड्स नॉर्मल हुआ था, वापस से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। जितना टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ था, वापस अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी कि नहीं बेटा? जो उसका पाथ का और जो पाथ है, क्या दोनों लाइन पैरेलल होगी कि नहीं? बोलो। होगी सर, होगी। समझना है ना? ठीक है, देखो ऐसे जाना था, लेकिन सर हुआ क्या, बेंड हुआ, वापस उतना होगा। सर एक बार अंदर गया, वापस बराबर बाहर आ गया, तो बेंड हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पर? सर यहाँ पर हमें देखने को मिला कि सर डायरेक्शन में चेंज नहीं है, लेकिन शिफ्ट हो गया, ये पैरेलल शिफ्ट हो गया। यहाँ बनाओ चाहे यहाँ पर, एक ही बात है ना। ये जहां तक पैरेलल दिख रही है ना, आप ऐसे बना लो चाहे, तो ये पैरेलल शिफ्ट है, इसको नाम देता हूँ ओ। तो बेटा ये जो OL दिख रहा है ना, ये आपका OL, इसको बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट या फिर पैरेलल शिफ्ट। तो ध्यान दो, हमारी ग्लास स्लैब ने क्या लाइट का डायरेक्शन चेंज किया क्या? नहीं सर। अगर मैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखता हूं तो क्या डायरेक्शन चेंज होगा? छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर दो। क्या अगर मैं 5 पर ग्लास स्लैब रख देता हूं बेटा, तो क्या डायरेक्शन चेंज होता है क्या? उससे डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं। क्या चेंज होगा? सर जो लाइट जानी थी वो शिफ्ट हो गई है, और कुछ नहीं हुआ। यही डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, लेटरल शिफ्ट हुआ है। क्या हुआ बेटा? लेटरल शिफ्ट। तो जब भी अगर हम बात करें कोई भी पैरेलल स्लैब रखी हुई बेटा, जब भी बेटा कोई भी पैरेलल शिफ्ट रखी हुई है, तो वो क्या करता है, सिर्फ लेटरल शिफ्ट करता है, डायरेक्शन में चेंज नहीं कर पाता है, डायरेक्शन वही रहेगी। सिर्फ क्या कर दिया बेटा, रे को पूरा ही साइड में शिफ्ट कर दिया। ये समझ में आता है कि नहीं बेटा, कि सिर्फ वो क्या करता है, लेटरल शिफ्ट करता है। ये समझ में आया? यस सर। बेटा लेफ्ट मत होना, फिर बोल रहा हूँ लेफ्ट मत होना। इस डायग्राम के बारे में और थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको, लेफ्ट मत होना। ये तो आपकी एनसीईआरटी बुक का है ना, ये तो आपका एनसीईआरटी बुक का है, लेकिन अगर कुछ और आए तो, अगर मैं ये बोल दूं आपको कि बेटा यहाँ पर ग्लास स्लैब की जगह कोई भी दो पैरेलल है ना, ग्लास स्लैब का मीनिंग समझो। ग्लास स्लैब का इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि हमें ग्लास ही रखना है सर, नहीं, इसके पीछे का मीनिंग समझो बेटा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नोट करनी है वो समझो। ये तो आपकी एनसीईआरटी बुक भी आपको बता देगी, ये तो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा होगा, वहां से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हजारों बुक आपको ये बता देगी। लेकिन समझना क्या था इसमें समझना क्या है बेटा, आपके पास दो सरफेस है, एक टॉप सरफेस एक बॉटम सरफेस है कि नहीं है? यहाँ पर दो सरफेस है, एक ये वाली और एक वाली। यस सुनो बेटा, यस सर। सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही बात है बेटा, दोनों सरफेस पैरेलल है। अगर कोई भी दो सरफेस पैरेलल में होती बेटा, कोई भी मैं दो सरफेस पैरेलल सरफेस रख दूं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर लेटरल शिफ्ट होता है। समझना ये था।
ये नहीं कि सर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब होना चाहिए, नहीं, कोई भी दो पैरेलल सरफेस हो बेटा, वहां पर क्या होता है, वहां पर लेटरल शिफ्ट होता है। कोई भी सरफेस सर, हाँ वाटर भर दो बेटा, ग्लास की जगह वाटर डाल दो, ग्लास की जगह कोई भी बेटा वाटर डाल दो इसके अंदर, वाटर डालोगे तो वाटर भी क्या करेगा बेटा, पैरेलल शिफ्ट करेगा। समझ में आता है मेरा पॉइंट, यस और नो? कोई भी दो पैरेलल सरफेस अगर आ गई तो लाइट को क्या करता है बेटा, वो लाइट को क्या कर देगा, पैरेलल शिफ्ट कर देगा। समझ में आया? क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये दोनों सरफेस कैसी है बेटा, पैरेलल शिफ्ट। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जाकर के आप क्या देखोगे, प्रिज्म, सब प्रिज्म बोलते हो, तो प्रिज्म में बेटा क्या पढ़ोगे आप, सरफेस पैरेलल नहीं होगी, वहां पर सरफेस पैरेलल नहीं होगी, लेकिन वो भी तो ग्लास का होगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, दोनों सरफेस पैरेलल है, इसलिए यहां पर एंगल में कोई चेंज नहीं है, यहां पर कोई डेविएशन नहीं दिखता, जीरो डेविएशन होता है, सिर्फ यहां पर क्या होता है, पैरेलल शिफ्ट होता है। ग्लास की जगह बेटा आप वाटर भी कर सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, अगर सर यहां पर कुछ अलग चीज होती तो, कि सर आपने बताया कि बाहर वाला रेयर है, अंदर वाला डेंसर है, लेकिन सर बाहर वाले को मैं डेंसर पुट करूं, अंदर वाले को रेयर पुट करूं, तो क्या आप डायग्राम बना सकते हो कि नहीं? क्या करना पड़ेगा फिर, अगर बाहर वाला डेंसर, अंदर वाला रेयर, तो अब क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बनानी पड़ेगी रे। अरे कुछ नहीं करना है, बाहर वाला डेंसर है, अंदर वाला रेयर है, बाहर वाला डेंसर, अंदर वाला रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, वापस टूवर्ड नॉर्मल, तो वापस लेटरल शिफ्ट ही होगी, लेकिन अब कौन सा जगह होगी, अब उस साइड हो जाएगी। यस और नो? ये समझ में आते बेटा सारे पॉइंट? यस सर। कहाँ दम ही नहीं आपकी आवाजों में, यस सर में भी दम नहीं आ रहा है। तो ये तो नोट करो पहले बेटा, ये डायग्राम अच्छे से बना लो। नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊंगा मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आपको सीधा ही इसके डायग्राम के बारे में लिखाऊंगा। तो एक बार जो आपका बुक है उससे लेटरल शिफ्ट पढ़ लेना। अब आपको लेटरल शिफ्ट गारंटेड समझ में आ जाएगा पूरा ही। लेटरल शिफ्ट है ना, रिफ्लेक्शन थ्रो ग्लास स्लेब, रिफ्लेक्शन थ्रो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब का टॉपिक है आपके बुक में, वो पढ़ लेना। लेकिन मैं इसको कुछ और पॉइंट्स आपको समझा रहा हूं बेटा, वो ध्यान से एक बार समझ लो। ऐसे वहां से क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेटरल शिफ्ट लिख लेना यार यहाँ पर, लेटरल शिफ्ट, लेकिन फिर भी माइंड में पता होना चाहिए, अगर एग्जामिनर घुमाना चाहे तो कैसे घुमा सकता है। सपोज करो बेटा यहाँ पर जो मीडियम है, ये अंदर वाला मीडियम वाटर होता है और बाहर ग्लास होता है, ऐसा कुछ हम बना देते हैं। अरे हम तो कुछ भी बना सकते हैं, अंदर ग्लास नहीं, अंदर 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 क्या, अंदर एयर की जगह क्या, अंदर एयर, अंदर की जगह वाटर भर दिया, बाहर की जगह ग्लास वाटर भर दिया अंदर की जगह। तो बेटा क्या होगा यहाँ देखो, लाइट ऐसे जाती, सेम मीडियम होता तो बिल्कुल सर सीधे निकल जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर क्या होता सर, अगर यहाँ पर सर बाहर वाला ग्लास है, अंदर वाला ये है, तो सर टुवर्ड्स नॉर्मल की जगह सर अवे फ्रॉम नॉर्मल होती। फिर बेटा क्या होता कि सर बेटा फिर क्या होता, तो सर वापस से टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती। मैं सर होता तो सर लास्ट में आकर के लेटरल शिफ्ट ही होता, लेकिन सर होने का थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर सर पहले पास आई फिर दूर हुई, वहां पर सर पहले दूर हो जाएगी फिर पास आ जाएगी। ये समझ में आता है कि नहीं बेटा? बना सकते हो ना, अगर कोई भी चीज आपको दे तो ऐसे बना सकते हो कि नहीं बेटा? अरे ये आपने बनाया, कोई भी बना सकते हो ना। ये भी तो आप लोगों ने बताया कि सर टुवर्ड्स नॉर्मल बना दो, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बना दो, तो आप दूसरा जब दूं वो भी बना सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? छापो अच्छे से पूरा। इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, जो भी थ्योरी में लिखनी होगी वो। तो बेटा पढ़ते रहना और एक बार वापस से रिवाइज कर लो जितने भी हमने रे डायग्राम बनाए उनका, क्योंकि बहुत ही जल्द एक क्लास के बाद हम रे डायग्राम वापस से बनाएंगे लेंस की हेल्प से। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और चैप्टर में, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज होता है बेटा इस चैप्टर का, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा ही मार्क्स इससे आते हैं, क्योंकि इससे कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है।
इससे एग्जामिनर का फायदा क्या है कि वो कहीं भी क्वेश्चन घुमा सकता है, कोई सा भी न्यूमेरिकल दे सकता है, कितनी थ्योरी इसमें भर भर के पड़ी हुई है, कोई भी 8-10 डायग्राम दे देगा, 8-10 डेफिनेशन दे देगा, यहाँ से पूछ लेगा, वहां से पूछ लेगा, कुछ भी घुमा देगा, हजारों क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। तो सबसे बड़ा लेंथी चैप्टर भी यही है। बेटा जितना हमने इस चैप्टर में पढ़ा सभी को समझ में आया अच्छे से? यस और नो एक बार कमेंट कर दो। बेटा समझ में आया कि नहीं? अभी तक जितना पढ़ा है फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक बेटा समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? यस और नो? हेलो? यस, यस। चलो ओके बेटा, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बाय एवरीवन।